इसमें आपका जैव प्रक्रम है ना, एक में क्या आपका जैव प्रक्रम, यानी आपका जैव प्रक्रम में सबसे पहले कि हम लोग बायोलॉजी में जो लेसन 1 पर है तो उसका जैव प्रक्रम में कितने क्वेश्चन है, लगभग समथिंग आपका 50 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन। तो देखिए एक नंबर लाइन बाई लाइन आपको बताते हैं, आप इसमें मिला लीजिएगा, पूरे लाइन बाई लाइन आपको मैच कर। देखिए आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पौधा में अगर आएगा कि वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो आप क्या बताइएगा, बोलिए कैसे बताइएगा, पता ही होगा बोलिए कैसे ही पता है कि वाष्पोत्सर्जन आपका पता नहीं होगा। देखिए अगर पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता अगर आएगा, अच्छा एक पौधा है तो पौधा में बताइए कि जो पानी आप डालते हैं कहां पर डालते हैं, नीचे डालते हैं ना आप, और पानी, लेकिन वाष्पोत्सर्जन का मतलब उड़ गया, वाष्प हो गया, जैसे आपके पानी हो गया, आप पानी को गर्म करते हैं ना, पानी को गर्म करते हैं तो वाष्पित होता कि नहीं होता है, तो इसका भी वाष्पित कहां से होगा बताइए, इसका भी वाष्पित कैसे हो रहा है, वाष्प होगा, तो कहां से बनेगा, तो इसका पेड़ में जो क्या होते हैं पत्ता होते हैं उसी से ना वाष्पित होगा आपका, यानी ये पत्ता से क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है ना यहाँ पर, पता हो जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा, पता हो जाएगा। यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, पौधा में पूछ रहा है सिर्फ किस भाग से, तो किस भाग से होता है तो बताइए कहां से होता है, तो पत्ता से होता है। आपको समझ में आ गया ना कि ये पौधा हो गया और पौधा में वाष्पोत्सर्जन होगा तो कहां से, पत्ता से ही उड़ेगा। अरे समझ नहीं आया आप लोगों को, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, 2 नंबर है देखिए यहाँ पर। अच्छा बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होती है, जो यूरिया होती है उसका सामान्य मात्रा पूछा जा रहा है। जो मनुष्य होगा मानव, जैसे हम लोग मनुष्य है तो मानव में जो यूरिया की सामान्य मात्रा होते हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ आपको सामान्य मात्रा बताना है। तो सामान्य मात्रा में देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका 20 mg होता है, इसको आप लोग याद रखेगा। तो मानव रक्त में यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है वो कितनी होती है, 20 mg, इसको आप लोग याद रखेंगे, याद रहेगा ना। तो मनुष्य में अगर आप याद रहेगा कि जो सामान्य मात्रा में पूछा जा रहा है यूरिया कितनी मात्रा होती है सामान्य मात्रा में, तो कितनी होती है, 20 mg आपका होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देखिए यहाँ पर, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। श्वसन के जो रूप में होता है ना, श्वसन जब सांस लेते ना, अच्छा सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें भी सेट में आपको मिलेगा। तो श्वसन जब हम लेते हैं तो उसके दौरान श्वसन सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, तो श्वसन के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित, जो श्वसन लेते हैं ताप बन जाता है, ताप समझते हैं टेम्परेचर, और कितने वह कर है कि निष्कासित होता है, मतलब वो निकल जाता है, कितने प्रतिशत, तो अभी आप जानते हैं कितने प्रतिशत है, 20% क्या होता है वो निकल जाता है। इसके पहले हम लोग देखे थे वाष्पोत्सर्जन हो जाता था, तो उसी तरीके से श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते में कितने प्रतिशत ऊर्जा और ताप के रूप में जो हमारे ऊर्जा होते शरीर से, अच्छा सांस लेते तो नहीं, जैसे आप दौड़ जाएगी ज्यादा ऊर्जा लॉस हो जाएगा, खत्म होता है ना, तो दौड़िएगा तो देखिए सांस उसमें क्या होता है, ज्यादा चलने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम श्वसन के दौरान सिर्फ सांस लेते हैं उसके दौरान करे यहाँ पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ताप के रूप में निष्कासित होता है, सिंपल सा बताइए क्या चीज, 20% होता है ऊर्जा ताप के रूप में क्या होता है, निष्कासित होता है, मतलब बाहर निकलता है। अच्छा याद रहेगा आप लोग से ना, तो इसको आप याद करिएगा, श्वसन के क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में क्या होता है, निष्कासित होता है, तो 20% क्या होता है, निष्कासित होता है। अरे सुने कि नहीं, करे कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में एक ब्रिक, जो ब्रिक होते हैं ब्रिक आपको, तो ब्रिक 2 जोड़ा है, 1 जोड़ा है इसमें, तो मनुष्य में ब्रिक करे के तंत्र है। अब ये जोड़ा नहीं पूछा, जोड़ा वाला भी क्वेश्चन मिलेगा। तो मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र है, सब लोग को पता है कि तंत्र है, ब्रिक तो तंत्र ही है, तो ये जो ब्रिक है एक तंत्र है, एक भाग है। अच्छा किससे संबंधित है, सिर्फ क्वेश्चन करें किससे संबंधित, इसमें किससे संबंधित है, अच्छा ब्रिक से संबंधित उत्सर्जन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें यहाँ पर, पौधे के वायवीय भाग, एक होता है अवायवीय भाग, एक होता है वायवीय भाग। क्वेश्चन क्या पूछा गया बताइए, वायवीय भाग से जल का निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है, वही जल का निष्कर्षण। तो यहां से वायवीय भाग से जब भी अगर आएगा, अवायवीय नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वायवीय भाग। ये श्वसन का है, श्वसन आपको वायवीय भाग, तो वायवीय भाग से जो जल का निष्कर्षण होता है तो निष्कर्ष की क्रिया बोलिए क्या कहलाती है, तो इसमें ये वायवीय भाग से होता है, क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होती है। क्या होता है आपका, वाष्पोत्सर्जन। यानी जब भी क्वेश्चन है कि पौधों में वायवीय भाग से जल का निष्कर्ष क्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। अच्छा वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो बोलेगा पौधे के वायवीय भाग से जल का निष्कासन क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। तो आपका डिफिनेशन भी हो गया। आपसे पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, बोलिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो उत्पादन होता है, यानी वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है,
कोई प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन यानी ऊर्जा बनने लगता है, तो कौन सा प्रक्रम है? तो कौन सा प्रक्रम है बताइए इसमें? पोषण है, श्वसन उषण, कौन सा होगा इसमें? बोलिए, श्वसन या पोषण? वह प्रक्रम बताइए जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनता है। किनके द्वारा बनेगा? सांस लेंगे ना, सांस लेने से क्या होता है, ऊर्जा बनता है, नहीं लेंगे तो ऊर्जा नहीं बनेगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन होगा। अच्छा श्वसन, अच्छा इसी क्वेश्चन पूछता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? बताइए, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य? अच्छा कोई सा क्रिया हो पर कि सभी जीव के लिए, किसके लिए? सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चालन। अच्छा सभी के लिए अनिवार्य तो श्वसन है ही, बिना श्वसन के चलेगा? तो सभी जीव को अगर देखा जाए तो क्या अनिवार्य है? श्वसन अनिवार्य है। यानी कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो क्या बनेगा आप लोग? श्वसन सभी जीव के लिए क्या है? अनिवार्य है। अरे समझ ना, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। लगभग आपको समझ में आता होगा। बोलिए, यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास आया है कि बताइए कि मैग्नीशियम में पाया जाता है, जो Mg मैग्नीशियम होता है ये इसमें सिर्फ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो अब आता है कि मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलोक में या श्वेत रक्त कण में। तो किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम आपको सिंपल से बताना है, किसमें? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बताइए? कौन को वेश में? 4 वेश में पाया जाता है। ये तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो क्या 4 वेश में जो होता है मानव हृदय में पाए जाते हैं। ये तो लगभग आप लोग को याद होगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बता दें आप लोग को। अगर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा तो वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश, बताइए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज की। यानी प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज बनता है। ये आपको पता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्लूकोज हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जब भी आपसे पूछे कोशिका झिल्ली जो होते हैं वो किस प्रकार से है, तो आप क्या मारेगा आंसर में? अर्धपारगम्य झिल्ली है। आपसे पूछा जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली है कोशिका झिल्ली, और भी आपको 4 को नाम दे देगा, तो क्या मरेगा? कोशिका झिल्ली। तो आपसे पूछेगा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब देखिए बताइए, दूसरा क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? अच्छा दही जब जमता है तो कोई ना कोई क्रिया से ना जमता है, तो कौन सा क्रिया होती है इसमें? इसमें देखिए ये आपको हो जाएगा किण्वन। ये तो होगा नहीं आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या? चपका। किण्वन होता है जो दही जमने में सहायता करते हैं। यानी आपको दही जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो यही आपको किण्वन क्रिया से क्या होती है? दही जमता है। अरे समझे ना? तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर जीवन के उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? इसमें जो जीवन के अगर बात करते हैं उपापचयी क्रिया, एक क्रिया आपका उपापचयी, तो उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए जो हमारे पास क्रियाएं हो रहे हैं उपापचयी क्रिया में, ये कौन सी आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ये तो हमको चाहिए ही, शरीर की वृद्धि भी चाहिए, और टूटे फूटे उत्तक की भी मरम्मत चाहिए, इनमें सभी। तो आप इनमें से क्या मान लीजिए? इनमें सभी। यानी उपापचयी क्रिया के लिए अगर संचालन को देखा जाए तो हमारे निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तो चाहबे करिए, शरीर की वृद्धि तो चाहबे करिए, टूटे फूटे उत्तक अगर उसका है तो मरम्मत होनी चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए, अब करें यहाँ पर कि मानव में डायलिसिस जो थैली है वो बताइए इसमें किसमें है? तो सबसे देखिए आपको आता है कि मानव में जो डायलिसिस थैली है वो बताइए आपको कौन सा इसमें से होगा? तो नेफ्रॉन जो है मानव में डायलिसिस थैली है। आगे समझ में ना, नेफ्रॉन जो है क्या है आपका? मानव में डायलिसिस थैली। बाकी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, नाइट्रोकैंड्रिया, न्यूरानी, सब चीज दिया है। आपको ध्यान से मानव में डायलिसिस थैली है, डायरेक्ट आपको कहा जाना चाहिए ऑप्शन जो दिया रहा आंसर उसी पर। तो नेफ्रॉन में क्या है? मानव में डायलिसिस थैली है। तो दूसरा का आता है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मछली। ये कह रहे कि मछली का जो, ये बताइए कि मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का जो श्वसन अंग होता है क्या है? मछली हमेशा क्या लेती है? गिल से सांस लेती है। मछली गलफर से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? गलफर से। यानी गिल्स क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगर मनुष्य रहता मनुष्य, तो मनुष्य का क्या हो जाता? मनुष्य का क्या हो जाता है? फेफड़ा से। मनुष्य का क्या हो जाता है? फेफड़ा से। लेकिन अगर मछली, मत्स्य का मतलब आता है मत्स्य पालन पर टिप्पणी लिखे, लेख लिखे आता है, तो वही मछली का, तो मछली का श्वसन अंग बताइए कौन सा है? गिल्स हो गया। तो याद रहेगा ना आपका, मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? जो पौधों में गैस का निष्कासन मतलब निकलना, तो पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग हम लोग करते हैं? तो किस क्रिया का उपयोग होता है? तो बताइए। ये तो आपका होगा नहीं,
ये तो होगा नहीं ना आपका। तो बताइए इसमें से होगा क्या? आप विसरण के द्वारा, ध्यान रखिए, विसरण के द्वारा पौधों में गैस का निष्कासन होता है। यानी सिंपल से बोलेंगे, पौधों में गैस का निष्कासन का जो क्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है? विसरण का। यानी उस क्रिया का उपयोग होता है, तो कौन क्रिया का उपयोग करेगा? विसरण। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि पौधों में गैस का निष्कासन के लिए क्रिया का उपयोग होता है, तो विसरण क्रिया ही इसी का उपयोग होता है, याद रहेगा। तो पौधों में गैस का निष्कासन क्रिया बताइए, तो क्या मानेंगे? विसरण, यहाँ पर टिक लगा देंगे। अरे समझ में ना? अच्छा बताइए, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल पता आपको, देखा कर बताए थे ना, तो आपको तो पता है कैसा होता है? हरा होता है, ये तो सबको पता ही होगा। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, याद रहेंगे ना। क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? सिर्फ कवक में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? कवक में। तो कवक में कौन सा हो जाएगा? ये मृत जीवी होता है। कवक में क्या होता है आपका? मृत जीवी। तो कवक में आपका जो पोषण की विधि आता है वो कौन सी होते हैं? तो मृत जीवी आपके होते हैं। बाकी सब पोषी, सब पोषी आपको पता है किसमें होता है, लेकिन किसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कवक में। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है बताइए? मृत जीवी, मृत जीवी पोषण। अरे चलिए, अब आप देखिए, रेजिन एवं गोंद, जो रेजिन होता है और गोंद होता है, ये तो सबको पता है कि रेजिन और गोंद, तो रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? तो आप देखिएगा जो पुराने वृक्ष देखेगा ना, पुराने वृक्ष, ये आप लोग देखेंगे पुराने वृक्ष, उसमें सबसे ज्यादा आपको देखेगा रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है। तो आप बताइए सबसे पहले क्या हो जाएगा? पुराने जाइलम होगा। ये सब आपका नहीं होगा ऑप्शन, ये किसमें हो जाएगा आपका? पुराने जाइलम में। यानी पुराने जाइलम में क्या होता है? आपका रेजिन और गोंद संचित रहता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुराने जाइलम। तो पुराने जाइलम में क्या संचित रहता है? रेजिन और गोंद। आपसे ये भी देगा कि पुराने जाइलम में होता है तो रेजिन और गोंद संचित रहता है, याद रहेगा ना। आपसे ये भी क्वेश्चन ऑप्शन वाला उठा के पूछे, क्वेश्चन या क्वेश्चन कर ऑप्शन किसी भी प्रकार से पूछे, तो रेजिन और गोंद आपको जब आएगा तो कहां संचित रहता है? तो पुराने जाइलम। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखिए सबसे पहले क्या है कि शरीर में भोजन का पचना, यानी किसी भी शरीर में अगर भोजन का पचना देख रहे हैं तो कौन सी क्रिया है बताइए? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है कि शरीर में जब भी भोजन की क्रिया है, किसमें? शरीर में जब भी भोजन क्रिया है, तो क्या बोलेगा आपको? तो देखिए ये पता है आप लोग, पहले एक आपको समझिए, जैसे कोई भी मनुष्य अगर मान लीजिए भोजन करता है, कोई भी मनुष्य अगर भोजन कर रहा है तो उसके शरीर में ना जाता है, शरीर में जाता है। तो माइट्रोकैंड्रिया, छोटी आंत, ये सब तो हम लोग चीजें पढ़े थे, कैसे कैसे भोजन लोग करते हैं, लेकिन कह रहे कि शरीर में भोजन का पचना बताइए, पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पचना आपको कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन आपका है, उपचयन है, याद रहेगा ना। तो आपका उपचयन अभिक्रिया जो होती है पचना होता है। इसी कारण से आपको जब भी क्वेश्चन अगर पूछे कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा उपचयन। क्वेश्चन है एक दूसरा का, रक्त क्या है? अच्छा रक्त क्या है बताइए? ब्लड, ब्लड है ना। रक्त क्या है? ऊतक है, ऊतक है ना रक्त है आपका। तो इसमें ऑप्शन देखिए आपको मिला, यहाँ पर मिला हुआ ऑप्शन, यहाँ पर ऊतक है। रक्त क्या है? तो ऊतक है, तो आपके आंसर मान लीजिएगा ऊतक है। अब बोलिए। हाँ, दुनिया की सभी वस्तुएं पदार्थ है, देखिए चाहे मत देखिए सभी पदार्थ है। तो ये हम लोग भी पदार्थ है ना, हम लोग भी पदार्थ है, हम लोग भी तो पदार्थ है ना। अब मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो गल जाते हैं लोग, हम लोग भी पदार्थ है किसी भी तरीके से। ठोस में देखिए, द्रव में, सब हम लोग पदार्थ हो जाते हैं। और दुनिया की सभी वस्तुएं पदार्थ है, तो कोई ठोस में, कोई द्रव में, कोई गैस में। तो ये नहीं, रक्त पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपका? रक्त, जो ब्लड होता है ना, ब्लड। और ऊतक ही है हमारे शरीर में, ऊतक ही ब्लड है। ऊतक क्या होते हैं? अच्छा टूटे फूटे ऊतक भी काम आता है, बताया था ना इसके पहले हम लोग क्वेश्चन। टूटे फूटे ऊतक कभी खराब हो जाता है, उसका तबियत खराब होगा तो कैसे बनेगा? ऐसे ही बन जाएगा। भोजन करेंगे, पोषण करेंगे तो बन जाता है। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि रक्त क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऊतक ही। ऊतक ही रक्त कहलाता है, रक्त ही ऊतक कहलाता है। उत्सर्जी अंग है, यहाँ पे देखिए कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसमें उत्सर्जी अंग बताइए। ये तो आपका उत्सर्ज करता है, तो क्या हो जाएगा आपका? वृक्क। वृक्क जो हो जाएगा क्या होगा? उत्सर्जी अंग होगा। अच्छा वृक्क किससे संबंधित है बताइए? तो उत्सर्जन से, तो इसलिए उत्सर्जी अंग है आपका, याद रहेगा ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा उत्सर्जी अंग है तो वृक्क है, और उत्सर्जी अंग नहीं है तो बाकी आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, जो रक्षी कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है किसमें पाई जाती है रक्षी कोशिकाएं? देखिए तो यहाँ पर जड़, पत्ता, फूल और दिया ना फल, किसमें पाया जाता है? तो जो रक्षी होता है ना वो पत्तियों में पाया जाता है। ये आपको रक्षक जो जितने कोशिका होते हैं उसी में पाया जाता है, क्योंकि उसी से रक्षा करना है, उसी से वाष्पोत्सर्जन करना है, उसी से क्या करना है? सूर्य को प्रकाश लेना है, इसलिए कहां पाए जाते हैं? पत्तियों में, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा देखिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की शोषण से बनता है? अब यहाँ पे देखेंगे इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो शोषण में भी कई गो शोषण होते हैं,
कई गो शोषण होते हैं, तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? ये अवायवीय जो शोषण होता है इसमें इथाइल अल्कोहल आपको शोषण, कभी भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो आप मानिए अवायवीय जो शोषण होता है इसी में इथाइल अल्कोहल इसी प्रकार से बनता है, इसी से बनता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है तो अवायवीय शोषण में बनता है। याद रहेगा, क्यों गलतियां लाइफ में बर्बाद करिए। बोलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आता है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने, सांस को क्या करता है? लेते हैं और छोड़ते, तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? श्वासोच्छ्वास। शोषण है सांस लेने की छोड़ने की, लेकिन क्या कहेंगे हम लोग? श्वासोच्छ्वास कहेंगे। याद रहेगा ना। तो सांस लेने और मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, बोले डाउट है किसी को? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। तो जब भी अगर रक्त में आयरन की कमी से, कौन से? आयरन की कमी से अगर कोई सा रोग अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर मेरे पास? एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की कमी से ही होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया। एनीमिया किसके कारण से होता है? आयरन की कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है ये आपको होना चाहिए। तो देखिए पादप में जब भी जाइलम उत्तरदायी आपसे पूछेगा तो आपको दिया है जल की, क्या है? जल का वहन के कारण क्या होता है? आपको पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके का? जल का वहन। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो ये आपको पता है कि अमीबा में क्या होता है? कूटपाद पाया जाता है, यानी इसका भोजन है, अमीबा का भोजन क्या है? कूटपाद ही है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कूटपाद किसमें पाया जाता है तो अमीबा में पाया जाता है। बाकी ऑप्शन को आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कहां पर जाना चाहिए? ध्यान आंसर पर ही, जो इसका आंसर होता है। तो ऐसे भी भोजन, अमीबा का भोजन क्या है? कूटपाद ही है। तो इसलिए कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जब बनने का जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो एस्टोमटा जो होता है वो पौधे किस अंग में पाया जाता है? तो आप क्या बताइएगा? पत्तियों में। जड़, तारा ये सब कुछ भी नहीं होगा, पत्तियों में क्या होता है आपका? एस्टोमटा पाया जाता है। तो एस्टोमटा आपको जब भी क्वेश्चन किस अंग में पाया जाता है तो बताइए? पत्तियों में। पत्तियों में पाया जाता है एस्टोमटा। अब ऐसे पत्तियों में पाया जाता है एस्टोमटा, ऑप्शन आता है और भी चीजें देगा, रंध्र पाया जाता है और भी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको दे देगा। तो सिंपल एस्टोमटा आपका ऑप्शन रहेगा। तो एस्टोमटा पौधे किस अंग में पाया जाता है? तो किसमें मारिएगा? पत्तियों में। यहाँ पे देखिए, मानव हृदय का औसत जो प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है? जो प्रेशर होता है, क्या होता है आपका? प्रेशर। क्या होता है इसका? प्रेशर। यानी जो दाब होता है, प्रेशर होता है, लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, अरे वही प्रेशर ही होता है। तो प्रेशर यानी क्या बोलते हैं? दाब, प्रकुंचन दाब बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर बोलिए, किसी प्रकार से आपका प्रेशर, तो ब्लड का ही प्रेशर होता है। तो मानव हृदय में औसत जो प्रकुंचन दाब होता है यानी प्रेशर जो होता है वो कितने होते हैं बताइए? तो 120 आपका mmHg याद रखेगा, याद रहेगा ना आपका 120 mm आपका Hg। अब आता है कितने बटा में भी देता है आपको, तो क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। तो मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब लगभग बताइए कितना? तो 120 mmHg आपका। अच्छा, इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? अभी प्रकाश संश्लेषी अंग है ना, बताए थे आपको, उत्सर्जन बताए थे आप लोगों को। तो प्रकाश संश्लेषण को पता क्या करता है? क्या करता है? वो खींचता है। यानी अगर देखा जाए भोजन के अगर मुख्य, अगर पौधे में अगर मुख्य भाग है तो क्या है? पता ही है। तो प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? ये पता ही है। पता नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जैसे अभी के मौसम में देखेगा, अभी देखते हैं ना पेड़ पौधा के जब पत्तियां होते सब झड़ जाते हैं, तो इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंग बताइए कौन सा है? पता हो जाए। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कैसी प्रक्रिया है? ये भी नहीं होगा आपका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा भौतिक जो होता है, ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है, रासायनिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। ये वाष्पोत्सर्जन तो हम पानी को भी देख लीजिए ना, पानी एक देखिए गर्म करिए, पानी को वाष्प निकलता है नहीं होता है हम लोग किसी प्रकार से। तो सिर्फ आप पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया कैसे है तो वो भौतिक क्रिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शरीर में जो हमारा भोजन पचता है ना, शरीर में भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण जो होता है, इसके कारण हमारे जो शरीर में भोजन पचता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो शरीर में भोजन का पचना क्या है? आपका ऑक्सीकरण है। आप लोग टिक लगाए देखते रहिएगा ना, तो बाकी हम आपको करेक्ट आंसर लगवाते हैं। तो शरीर में भोजन का पचना कौन सा आपका अभिक्रिया है बताइए? तो ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्या होता है? शरीर में भोजन पचता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी।
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपको तो पता ही है, स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल चाहबे करिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है ये भी चाहबे करिए, सूर्य का प्रकाश सनलाइट चाहबे करिए, उपरोक्त सभी। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, स्वपोषी। पौधा क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अच्छा हम लोग क्या होते हैं बताइए, तो हम लोग क्या है, परपोषी होते हैं, यानी हम किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं ना, इसलिए हम लोग क्या हो जाएंगे, परपोषी। लेकिन अब इसमें पौधा जो होता है, पौधा ये स्वपोषी हो जाएंगे। पौधे बताइए क्या हो जाएंगे, पौधे जो होंगे, पौधे क्या हो जाएंगे, सभी आपके क्या हो जाएंगे, स्वपोषी। यानी पौधे जितने होते हैं, पौधे सब क्या होते हैं आपका, स्वपोषी होते हैं। तो करेंगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी अब पौधा के तो भोजन चाहिए ना, तो क्लोरोफिल आपको पता ही है चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी उपरोक्त सभी चाहिए। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आप डी ऑप्शन मारिएगा, और उपरोक्त क्या हो जाएगा। करें पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाता है। जो पाइरुवेट का जब विखंडन होता है, जैसे आप देखिए अभी इसके पहले पढ़े होंगे, जैसे एटीपी एक होता है, तो एटीपी क्या होता है, एटीपी एक ऊर्जा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो एटीपी क्या है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि एटीपी है तो बताइए क्या है, ऊर्जा है। क्या है आपका, ऊर्जा है। तो आता है एटीपी का संक्षिप्त रूप पूछेगा, ये एटीपी का अगर मान लीजिए पूछे एटीपी क्या है, तो ऊर्जा है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, क्या है आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और एटीपी क्या है, ऊर्जा है। तो उसके विखंडन करेगी, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है, यह क्रिया होती है। तो क्रिया होती है, किसमें होती है, तो बताइए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा देता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा ना आप लोग से, जब भी क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा देता है, जल तथा ऊर्जा, तो आप बताइए कि यह क्रिया क्या कहलाती है, क्रिया होती है, किसमें होती है क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ये होती है। याद रहेगा आप लोग से। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां जो होती है वो कहां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि किसमें पाई जाती है आपको, तो यहां पर हो जाएगा अमाशय में, अमाशय में होते हैं जठर ग्रंथि। आपसे हम बताए थे पहले ही, जठर ग्रंथि हमारे भोजन को क्या करता है, पकाने में मदद करता है। यानी जैसे हम भोजन करते हैं तो क्या करता है, वो भोजन को पकाता है। अब देखिए क्या होता है, आपने जैसे भोजन करने, जैसे मान लीजिए कि आपने भोजन किए, आपके शरीर के अंदर वो भोजन चला गया। अब जब भोजन शरीर के अंदर जाएगा तो मान लीजिए कि जठर ग्रंथि क्या करेगा, उसको पकाएगा, जठर रस भी बोल सकते हैं। तो जठर ग्रंथि क्या करता है, उसको भोजन को पकाता है। लेकिन उसी समय आपने पानी डाल दिए, जैसे आपने पानी पी लिए, तो क्या हो जाएगा, जठर ग्रंथि क्या करेगा, बुझ जाएगा, बुता जाता है। तब क्या होता है, जब बुझ जाएगा तब भोजन आपका पकेगा नहीं, पाएगा, वही क्या होता है, भोजन अनपच हो जाता है। इसलिए भोजन करने के बाद हम लोग कुछ समय के बाद पानी पिएंगे, यानी भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम पीते तो हमारे जठर ग्रंथि क्या करता है, तुरंत वो बुझ जाता है। तो ये जलेगा नहीं तो भोजन को क्या करेगा, नहीं पकाएगा। तो जठर ग्रंथि काम क्या है, हमारे शरीर में भोजन को पकाना। तो करे कि जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो हमारे अमाशय जो होता है ना, उसी में क्या होता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखें यहाँ पर। तो जब भी अगर खुला परिसंचरण होता है तो किसमें पाया जाता है, कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच देखे हैं घर में जो होता है, तिलचट्टा देखे हैं, देखे ना। तो ये खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। उसको पकड़ के देखिएगा लो, पकड़ के उसको देखिएगा लो, तो खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा रंग का जो होता है और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों में गाढ़ा और क्या है, दूधिया कलर के जो होता है, दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें बताइए हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अच्छा बताइए, रेजिन, गोंद, टैनिन और आपका लेटेक्स होता है। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दूधिया उत्सर्जित आपको गाढ़ा, तो दूधिया और गाढ़ा देखा जाए तो इसमें आपको क्या होता है, लेटेक्स में पाया जाता है। ऐसे गोंद भी तो होता ही है, गोंद भी होता है, रेजिन भी होता है। गोंद और रेजिन आपको बताए थे इसके पहले, और टैनिन में देखिए नहीं होगा, लेकिन रेजिन और गोंद होता है। तो अब देखिए अगर गाढ़ा तो होता है, लेकिन कोनो कोनो दूधिया कलर ये हो जाता है, तो रेजिन कभी नहीं होता है। लेकिन एक और है कि गाढ़ा भी होना चाहिए और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ होना चाहिए। तो किसको बोलेंगे हम लोग, लेटेक्स को बोलेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेटेक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यूरिया में रक्त कहां प्रवेश करती है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करती है, यूरिया जो होती है वो रक्त में कहां प्रवेश करती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप क्या करते हैं, फेफड़ा, यकृत, श्वास नलिका और वृक्क से।
तो मेरे पास यहाँ पर यूरिया जो होता है ना रक्त में कहां प्रवेश कर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पर, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, यूरिया जो होते हैं वो रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो कहां से प्रवेश करती है, तो आपका जो लीवर होता है ना, लीवर, लीवर जानते हैं ना आप लोग, ऐसे ही करें, लीवर से क्या करती है, वो प्रवेश करती है। तो यूरिया का जब भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो कहां से, लीवर से। अरे सुनना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर यानी यकृत हो जाएगा, यकृत से, तो यकृत से यूरिया में रक्त प्रवेश करती है। आगे समझना, तो जब भी क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यकृत से। तो प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में कि रात में कि रात दिन, तो आपको प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले होगा रात में, होगा नहीं, सूर्य का प्रकाश भी तो चाहिए तब ना मान लीजिए प्रकाश संभव है, तो इसलिए आपको आंसर मारिएगा दिन में, रात दिन नहीं, सुबह शाम नहीं, ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा, सूर्य को प्रकाश भी तो चाहिए तब तो प्रकाश संश्लेषण होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिन में लगा दीजिए। पादप में फ्लोएम का संवाहक होता है, तो सिंपल देखिए, पादप में जब भी आपको फ्लोएम संवाहक आएगा तो आप क्या करिएगा, अमीनो अम्ल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो भोजन होता है उसमें पादप फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके, तो भोजन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, भोजन। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना तो ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकले तब तो हम लोग लेते हैं ना ऑक्सीजन को, हम लोग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को लिया जाता है, और पौधे के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, वो लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जब बाहर निकलता है तो किसी ना किसी कारण से होता है ना, तो ये तो होगा नहीं आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, जल से क्या होता है, बाहर आपका निकलता है, ऑक्सीजन किसके द्वारा निकलता है, जल से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर आएगी रक्त, रक्त जो थे हल्के और पीले रंग के, रक्त है हल्का है थोड़ा और किस रंग का है, पीले रंग का है। आज चिपचपे द्रव को क्या कहते हैं, जो चिपचपे होते हैं, ऐसे तो आपको रक्त पता है कि चिपचपे होते हैं, तो करें कि हल्का, हल्का मतलब आप कलर समझते हैं, हल्का कौन सा रंग का है, पीले रंग का, हल्का पीले रंग का होता है, आज चिपचपी द्रव है, तब बताइए क्या चीज इसमें होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका प्लाज्मा। देखिए रक्त को जब हम गर्म करते हैं तो सीरम उसमें निकाला जाता है, ठीक है, रक्त को गर्म करने के बाद जो छाली जैसा बनता है वो सीरम होता है, खैर इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। रक्त और हल्के रंग के जो चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, बताइए प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है, हरित लवक क्या है आपका, तो जब भी आपका ब्रिक आएगा, ब्रिक किससे संबंधित है, नेफ्रॉन से, तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन ही कहते हैं, आप मारिए नेफ्रॉन ही मारिए, तो ब्रिक किससे संबंधित है आपका, नेफ्रॉन से, ब्रिक जो संबंधित है किससे संबंधित है, उत्सर्जन क्या है, ब्रिक संबंधित है उत्सर्जन से, लेकिन करे कि रचनात्मक और आपका क्रियात्मक जो है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ऐसे ब्रिक किससे संबंधित है, उत्सर्जन, ब्रिक किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, लेकिन अगर मान लीजिए ब्रिक से संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, याद रहेगा ना आप लोगों को। अब देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होते हैं, लीवर होते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि ध्यान दीजिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या है आपका, आवश्यक नहीं है, करेंगे स्वपोषी पोषण के लिए क्या है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक में नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, अगर देखा जाए क्लोरोफिल सौरजा, ये इसको जरूरत नहीं है, नहीं ना है स्वपोषी के लिए, क्योंकि पौधा के लिए तो नहीं चाहिए, तो छोड़ता है ना, तो इसको कौन जरूरत है, तो ये आपका नहीं है। किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, बताइए, तो कूटपाद, इसका भोजन अमीबा का कूटपाद ही होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कूटपाद। और उसमें क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, आगे इसके बाद हम बता देंगे, ठीक है ना।